Well, we definitely received substantial evidence that he was involved in trafficking young women and children to the Virgin Islands for a very long period of time through our airport. जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो सिर्फ दौलत और लग्जरी तक सीमित नहीं था, बल्कि सत्ता, राजनीति और हाई प्रोफाइल सोशल सर्कल से जुड़ा हुआ माना जाता है। सार्वजनिक रिकॉर्ड्स में उसका नाम कई प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ जुड़ा दिखाई देता है, जिनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन शामिल हैं। क्लिंटन जैसे नाम भी संदर्भों में दर्ज हैं। इन संपर्कों का मतलब अपराध नहीं, पर यही नेटवर्क इस कहानी को पावर, राजनीति और छुपे सवालों की कहानी बना देता है। यह है जेफरी एप्स्टीन की डार्क रियलिटी। Would you declassify the Epstein files? Yeah. We need to release the Epstein list. You know, it's the same thing with Epstein's list. It's like, what the hell are these Republicans doing? It's sitting on my desk right now to review. Trump administration's announcement that no Jeffrey Epstein client list exists. Are you still talking about Jeffrey Epstein? Would you declassify the Epstein files? Yeah. We need to release the Epstein list. You know, it's the same thing with Epstein's list. It's like, what the hell are these Republicans doing? It's sitting on my desk right now to review. Trump administration's announcement that no Jeffrey Epstein client list exists. Are you still talking about Jeffrey Epstein? एक अमीर फाइनेंसर, एक ऐसा नेटवर्क जो सत्ता और ताकत के साए में काम करता रहा, और एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया के न्याय तंत्र, राजनीति और समाज सब पर सवाल खड़े कर दिए। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की, एक ऐसा नाम जो लग्जरी, रुतबे और पावर का प्रतीक माना जाता था, लेकिन जिसके पीछे छुपा था अपराधों का एक गहरा और डरावना सच। वो एक ऐसा इंसान था जिसने दुनिया की हर चीज खरीद ली थी, बेशकीमती कला, आलीशान महल, बड़े बड़े राज और सबसे खौफनाक इंसान। दशकों तक जेफरी एप्स्टीन दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बीच घूमता रहा। एक साधारण मैथ्स टीचर जो अचानक अरबपति बन गया, लेकिन उसकी दौलत के पीछे का सच उतना ही काला था जितना उसका चरित्र। न्यूयॉर्क के महलों और उसके प्राइवेट आइलैंड के बंद दरवाजों के पीछे एक शैतानी खेल चल रहा था। साल 1974, न्यूयॉर्क का एड डाल्टन स्कूल। यहाँ 20 साल का जेफरी एक फिजिक्स टीचर था। कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद उसे यह नौकरी मिली थी, लेकिन उसका असली टैलेंट पढ़ाना नहीं, बल्कि अमीर लोगों को अपनी बातों में फंसाना था। जल्द ही वो वॉल स्ट्रीट पहुंच गया। उसने खुद को एक फाइनेंशियल जादूगर साबित किया। वो अमीरों का पैसा मैनेज करने लगा। उसने मैनहट्टन का सबसे बड़ा घर खरीदा, अपना प्राइवेट प्लेन लोलिता एक्सप्रेस खरीदा, और फिर उसकी मुलाकात हुई गिसलिन मैक्सवेल से। गिलेन मैक्सवेल एक मीडिया टाइकून की बेटी। दुनिया को लगा वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन कोर्ट के दस्तावेज बताते हैं कि वो उसकी पार्टनर इन क्राइम थी। उसका काम था एप्स्टीन के लिए शिकार ढूंढना। एप्स्टीन का अपराध सिर्फ पैसा नहीं था, उसका अपराध था एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसे FBI ने पिरामिड ऑफ एब्यूज कहा। यह एक सोची समझी साजिश थी। टारगेट थी वो लड़कियां जो गरीब परिवारों से थीं या जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। उम्र मुश्किल से 14 या 15 साल। जब इन नाबालिग लड़कियों को लोलिता एक्सप्रेस में बिठाकर एक शहर से दूसरे शहर या उसके प्राइवेट आइलैंड पर ले जाया जाता, तो यह एक फेडरल क्राइम बन जाता। वो आइलैंड दुनिया के लिए स्वर्ग था, लेकिन उन बच्चियों के लिए वो एक खुली जेल थी जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। जेफरी एप्स्टीन के पास सिर्फ दौलत नहीं थी, उसके पास एक्सेस था। उसकी सबसे कीमती संपत्ति कोई घर या प्लेन नहीं, बल्कि उसकी लिटिल ब्लैक बुक थी, जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के नंबर थे। शुरुआत हमेशा एक ही तरह से होती, मसाज। लड़कियों से कहा जाता कि बस थोड़ा सा काम करना है और बदले में $200 मिलेंगे। एक 14 साल की बच्ची के लिए यह सिर्फ रकम नहीं थी, यह उम्मीद, इच्छा और भरोसे का झूठा भ्रम था। लेकिन जैसे ही वह उस बंद कमरे की दहलीज पार करती, हवा बदल जाती, कमरे की दीवारें भारी पड़ने लगती और मासूमियत के साथ साथ उसका भरोसा भी धीरे धीरे कैद होने लगता। मसाज का बहाना धीरे धीरे दबाव, डर और नियंत्रण में बदल जाता। बाहर कोई आवाज नहीं, अंदर कोई चीख नहीं, सिर्फ एक असहनीय खामोशी जो सब कुछ कह देती थी। सबसे दर्दनाक सच्चाई यह थी कि नई लड़कियों को वहां लाने वाला कोई अनजान इंसान नहीं होता था। कई बार वही दोस्त, वही सहेली
वही भरोसे का चेहरा होता। उन्हें एक भूमिका दे दी जाती, रिक्रूटर कहा जाता। अगर तुम किसी को लेकर आओगी तो तुम्हें और पैसे मिलेंगे। और फिर एक लड़की दूसरी को लाती, दूसरी किसी तीसरी को। धीरे धीरे यह पूरा सिलसिला एक खामोश लेकिन बेहद गहरा जाल बन जाता। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला नाम था प्रिंस एंड्रयू, ब्रिटेन की महारानी के बेटे। एक तस्वीर ने शाही परिवार को हिलाकर रख दिया। उस तस्वीर में प्रिंस एंड्रयू 17 साल की वर्जीनिया जेफरी की कमर पर हाथ रखे हुए थे और बैकग्राउंड में मुस्कुरा रही थी गिलेन मैक्सवेल। प्रिंस ने हर इल्जाम से इनकार किया, लेकिन उन्हें अपनी शाही उपाधियां, रॉयल टाइटल्स छोड़नी पड़ी और केस रफा दफा करने के लिए करोड़ों डॉलर का सेटलमेंट देना पड़ा। लेकिन बात सिर्फ रॉयल्स तक सीमित नहीं थी। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपतियों के नाम भी इस साए में आए। सबसे पहले बिल क्लिंटन फ्लाइट लॉग्स बताते हैं कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस में कई बार सफर किया, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के दौरे। हालांकि क्लिंटन ने हमेशा कहा कि उन्हें एप्स्टीन के काले कारनामों की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सवाल आज भी पूछे जाते हैं। दूसरी तरफ थे डोनाल्ड ट्रंप। 2002 में ट्रंप ने एप्स्टीन को एक शानदार इंसान, टेरिफिक गाय कहा था। उन्होंने कहा था जेफरी को खूबसूरत औरतें पसंद हैं और अक्सर वो काफी कम उम्र की होती हैं। हालांकि बाद में दोनों के बीच दुश्मनी हो गई और ट्रंप ने एप्स्टीन को अपने क्लब मार ए लागो से बैन कर दिया था। और यह लिस्ट यही नहीं रुकती। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बिल गेट्स का नाम भी सामने आया। एप्स्टीन के जेल जाने के बाद भी बिल गेट्स ने उससे मुलाकातें की। बाद में गेट्स ने इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, हज मिस्टेक बताया। लेकिन लिस्ट सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं थी। इसमें वो नाम भी थे जिनकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। स्टीफन हॉकिंग, महान वैज्ञानिक। दस्तावेजों में एक ईमेल मिला जिसमें एप्स्टीन ने गिलेन मैक्सवेल से कहा था कि वो हॉकिंग के ऊपर लगे आरोपों को झूठा साबित करे। आखिर एक जीनियस वैज्ञानिक का नाम इस कीचड़ में क्यों है? माइकल जैक्सन, पॉप का बादशाह। गवाह ने बताया कि वो एप्स्टीन के पाम बीच वाले घर में उनसे मिली थी। हालांकि गवाह ने कहा माइकल ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उनका वहां होना ही अपने आप में एक राज था। डोनाल्ड ट्रंप, डेविड कोपरफील्ड, लियोनार्डो डिकैप्रियो, इन नामों का जिक्र हुआ। कुछ गवाह थे, कुछ दोस्त थे और कुछ सिर्फ एप्स्टीन के झूठ का हिस्सा थे। एप्स्टीन इन नामों का इस्तेमाल एक कवच की तरह करता था। वो दुनिया को दिखाता था, देखो मेरे पीछे कौन खड़ा है। ये 4000 पन्ने सिर्फ कागज नहीं है, ये सबूत है उस अंधेरे का जो चमक धमक के पीछे छिपा होता है। नाम सामने आ गए हैं, चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या इंसाफ सिर्फ आम आदमी के लिए है या ये बड़े नाम हमेशा की तरह बच निकलेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहें हमारे साथ।